गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ अमाउंट चैनल। तो मेरा नाम है आकाश। तो आज हम पैथोलॉजी का टॉपिक अथेरोस्क्लेरोसिस कवर करने वाले हैं। उसमें मैं इटोपैथोजेनेसिस कवर करूंगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो डेफिनेशन: अथेरोस्क्लेरोसिस इज अ थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ लार्ज एंड मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरीज प्राइमरीली ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्यूनिका इंटीमा एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फाइब्रोफैटी प्लाक्स और अथीरोमास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ लार्ज एंड मीडियम साइज ब्लड वेसल। तो और उसके अंदर फाइब्रोफैटी प्लाक्स और अथीरोमा फॉर्मेशन। अब अथीरोमा क्या है? अथीरोमा मीनिंग द पॉरिज रेफरिंग टू द सॉफ्ट लिपिड लाइक मटेरियल इन द सेंटर ऑफ द अथीरोमा। एंड स्क्लेरोसिस का मतलब स्कारिंग रेफरिंग टू कनेक्टिव टिश्यू इन द प्लाक्स। ये अथेरोस्क्लेरोसिस कहाँ पे हो रहा है? अयोर्टा, कोरोनरी, सेरेब्रल आर्टरी सिस्टम। एंड देर आर मेजर क्लिनिकल सिंड्रोम रिजल्टिंग फ्रॉम इस्चीमिया ड्यू टू अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस क्या कर देगा? वो वेसल लूमेन को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से इस्चीमिया हो सकता है। अगर हार्ट में हो गया तो एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक्स। अगर ब्रेन में हो गया तो ट्रांसिएंट सेरेब्रल इस्चीमिया एंड सेरेब्रल इन्फेक्ट्स एंड स्ट्रोक्स। एंड पेरिफेरल आर्टरीज में हो तो पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज एंड अदर sequelae like aneurysmal dilation due to weakened arterial wall, chronic ischemia heart disease and ischemic encephalopathy एंड मिसेंट्रिक आर्टीरियल ऑक्लूशन। ओवरऑल सभी जहाँ भी ब्लड सप्लाई हो रहा है वहाँ का इश्यमिया दिखाई देगा। ठीक है। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर्स इन अथेरोस्क्लेरोसिस। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? रिस्क फैक्टर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल एंड एमर्जिंग रिस्क फैक्टर्स। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या है? जो हम अपने अपने हिसाब से अगर हम चाहे तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ पे आता है डिसलिपिडेमिया, मतलब HDL, हाई LDL एंड लो HDL कोलेस्ट्रॉल। तो HDL is a good cholesterol, LDL is a bad cholesterol. Dyslipidemia means increase in cholesterol levels, that is hypercholesterolemia. Next is hypertension. Hypertension, increase in blood pressure 160 by 95, greater than 160 by 95, systolic and diastolic. Next, diabetes mellitus. Diabetes mellitus में mainly diabetes mellitus type 2, जहाँ पे high LDL and low HDL and elevated triglyceride is seen. Next, smoking. Atherosclerosis is more common in smokers than in non-smokers. Next, lifestyle risk factors like atherogenic diet, obesity, physical inactivity. तो आपको पता है obesity. Next, constitutional और non-modifiable risk factors. They are age, sex, genetic factors and familial and racial factors. एज मतलब वक्त के साथ साथ आर्टरीज भी स्क्लेरोसिस हो सकता है, वहाँ है। नेक्स्ट, सेक्स में फीमेल्स आर लेस प्रोन टू अथेरोस्क्लेरोसिस but males are more prone to atherosclerosis because males have less amount of estrogen in them and less HDL कोलेस्ट्रॉल। फीमेल्स में एस्ट्रोजन है और HDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, इसलिए वो एंटी एथेरोजेनिक इफेक्ट दिखाता है, इसलिए फीमेल्स में अथेरोस्क्लेरोसिस कम होता है। नेक्स्ट इज जेनेटिक फैक्टर्स। अनदर इज फेमिलियल एंड रेशियल फैक्टर्स। फेमिलियल एंड रेशियल फैक्टर, फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया ये होता है ना, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। नेक्स्ट, नॉन ट्रेडिशनल और एमर्जिंग रिस्क फैक्टर्स। यहाँ पे एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, एस्ट्रोजन हार्मोन, स्ट्रेसफुल बिहेवियर पैटर्न, हाइपर होमोसिस्टिनेमिया, होमोसिस्टिनूरिया, प्रोथ्रोम्बोटिक फैक्टर्स, इन्फेक्शियस बर्डन, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, बायोमार्कर्स फॉर रिस्क असेसमेंट। तो इनको याद कैसे रखा जाए? तो पहले ऐसे याद रखिए, पहले एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस में आकर एक आदमी अल्कोहल पीना चालू करता है, अल्कोहल की वजह से उसको एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस स्ट्रेस होगा तो भी वो अल्कोहल पिएगा, अल्कोहल पीने की वजह से उसको हाइपर होमोसिस्टिनेमिया और हाइपर होमोसिस्टिनूरिया हो जाएगा, उसकी वजह से इन्फेक्शियस बर्डन। यहाँ पे ऐसे करके 6 याद रख लीजिए, बाकी का चल जाएगा। नेक्स्ट, ये है HDL, LDL, VLDL एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल। दीस आर ऑल्सो नोन एज लाइपोप्रोटीन, हमने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है। तो हमें इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये वैल्यूज़ याद रखना। वैल्यूज़ कैसे याद रखते हो? तो ये देखियो, एक पैटर्न फॉलो करता है 50, 100, 150, 200। बस फ़र्क कितना है कि ग्रेटर देन 50 है फर्स्ट वाला, बाकी सारे तो एक ही तरफ है, लेस देन 100, लेस देन 150, लेस देन 200। तो ये पैटर्न भी इस साइड वाला भी याद रखना पड़ेगा। HDL, LDL, VLDL, टोटल कोलेस्ट्रॉल। HDL, LDL, VLDL, टोटल कोलेस्ट्रॉल। 50, 100, 150, 200। HDL, LDL, VLDL, टोटल कोलेस्ट्रॉल। चलो ऐसा करके आप याद रख सकते, साइट ऑफ सिंथेसिस चल जाएगा। नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ डायबिटिक डिसलिपिडेमिया, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस इज टर्म्ड एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम विच पोसेसेस स्टिल ग्रेटर रिस्क ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिसीज। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? डायबिटिक डिसलिपिडेमिया, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। आप ये याद रखिए, डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटिक मेलिटस टाइप 2। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों है ज़्यादा मोर कॉमन इन ओबेसिटी। 3 तो ऐसे याद रहेंगे, हाइपरटेंशन रहेगा ही रहेगा हाइपरटेंशन ओबेसिटी वालों को। तो ऐसा करके मेटाबॉलिक सिंड्रोम याद रख सकते हो। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्यों है? ग्रुप ऑफ डिसीजेस।
और उससे क्या होगा, इश्केमिक हार्ट डिसीज होगा, और अथेरोस्क्लेरोसिस इज मोर कॉमन। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर मैकेनिज्म ऑफ डिसलिपिडेमिया? Dyslipidemia from disorder in lipoprotein metabolism as under excessive hepatic secretion of triglyceride rich VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एक्सेस अमाउंट में सीक्रेट हो जाएगा लिवर से। नेक्स्ट, इम्पेयर्ड लाइपोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड एंड रिच लाइपोप्रोटीन्स। नेक्स्ट, reduced hepatic uptake of receptor of ApoB containing lipoproteins. Combination of genetic predisposition and secondary factors in low HDL cholesterol. तो ये सारी हमने फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक में से है। अगर आपको उधर लाइपोप्रोटीन का पाथवे याद रहेगा तो यह आपको आसानी से समझ आएगा, ठीक है। तो गाइस अभी तक हमने ईटियोलॉजी देखा है, अब हम चलते हैं पैथोजेनेसिस की तरफ। पैथोजेनेसिस ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस, एंड इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय सिंगल इटियोलॉजिकल फैक्टर बट इट इज़ अ मल्टीफैक्टोरियल प्रोसेस। मतलब अथेरोस्क्लेरोसिस सिर्फ एक चीज़ से नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें मिलकर अथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है। तो पहले हम थेरीज की तरफ चलते हैं। इंसुडेशन हाइपोथेसिस, दिस वाज गिवन बाय वर्चो इन 1856। अकॉर्डिंग टू दिस, अथेरोस्क्लेरोसिस इज अ फॉर्म ऑफ सेलुलर प्रोलिफरेशन ऑफ द इंटिमल सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड इम्बाइबिंग ऑफ लिपिड्स फ्रॉम द ब्लड came called as lipid theory. Modified form is known as response to injury hypothesis. तो गाइस सबसे पहले ये थोड़ा समझ लीजिए, रुको थोड़ा। हाँ, तो ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल ट्यूनिका, रुको थोड़ा। हाँ, ये ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। उसके बाद नहीं तो एडवेंटिशा। ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका मीडिया के बीच में इंटरनल इलास्टिक लमाइना रहता है, यहाँ पे इंटरनल इलास्टिक लमाइना, और ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना के बीच में एक्सटर्नल इलास्टिक लमाइना रहता है, ठीक है। पूरा ऐसा अंदर यहाँ पे एक्सटर्नल इलास्टिक लमाइना। अब अथेरोस्क्लेरोसिस हो कहाँ रहा है, ट्यूनिका इंटीमा है और इंटरनल इलास्टिक लमाइना है, उसके बीच में सब एंडोथेलियल स्पेस रहता है, यहाँ पे सब एंडोथेलियल स्पेस, रुको थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, सब एंडोथेलियल स्पेस रहता है, वहाँ पे आपको अथेरोस्क्लेरोसिस देखने मिलता है, यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे ट्यूनिका इंटीमा और इंटरनल इलास्टिक लमाइना के बीच में एक सब एंडोथेलियल स्पेस है, वहाँ पे अथेरोस्क्लेरोसिस होता है, ठीक है। या ट्यूनिका इंटीमा और मीडिया के बीच में नहीं, सब एंडोथेलियल स्पेस ट्यूनिका इंटीमा और इंटरनल इलास्टिक लमाइना के बीच में अथेरोस्क्लेरोसिस होता है। चलिए आप थोड़ा समझ गए होंगे, वहाँ पे लिपिड आके डिपॉजिट होगा। नेक्स्ट है एनक्रस्टेशन हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस एक क्रस्ट टाइप फॉर्म होगा, और ये भी रॉकेटांस्की ने दिया था। नेक्स्ट इज मोनोक्लोनल थ्योरी, इट इज़ अ न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स। ये सारी चीज़ें चुप हाइपोथेसिस है, और ये चुप नाम इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा क्या होता है इसके बारे में लिख सकते हो पढ़ के, ठीक है। नेक्स्ट मेन है रेस्पॉन्स टू इंजरी थ्योरी, और करेंटली एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, हमको यही लिखना है एग्जाम में, ठीक है। और वो पहले वाला ये जो है आप चाहे तो लिख सकते हो, और नहीं तो नाम लिख दो ये सारे। नेक्स्ट, रेस्पॉन्स टू इंजरी थ्योरी। The original response to injury theory was given in 1976 by Ross, and the initial element of atherosclerosis is first endothelial injury followed by smooth muscle cell proliferation. तो अथेरोस्क्लेरोसिस होने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले हमको चाहिए एक एंडोथेलियल इंजरी, उसके बाद स्मूथ मसल सेल प्रोलिफरेशन। The modified response to injury theory implicates lipoprotein entry into the intima as an initial event followed by lipid accumulation in the macrophages, that is foam cells now. तो एंडोथेलियल इंजरी हो गया, उसके और इंजरी से अंदर लाइपोप्रोटीन आके डिपॉजिट हो गए, और माक्रोफेजेस ने लिपिड ले लिया और हो गए फोम सेल्स। लिपिड लेडन माक्रोफेजेस आर नोन एज फोम सेल्स। नेक्स्ट, 4 की कंपोनेंट्स फॉर अथेरोस्क्लेरोसिस आर, फर्स्ट है इनिशिएशन, प्रोग्रेशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस, दैट इज एंडोथेलियल सेल्स, आर्टेरियल स्मूथ मसल एंड इन्फ्लेमेशन, एंड लास्ट इज डिसलिपिडेमिया। ये चारों चीज़ें मिलकर अथेरोस्क्लेरोसिस को प्रमोट करता है। इनिशिएशन, प्रोग्रेशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस, एंडोथेलियल सेल्स, आर्टेरियल स्मूथ मसल से इन्फ्लेमेशन, नेक्स्ट इज डिसलिपिडेमिया। 4 चीज़ें। नेक्स्ट, फर्स्ट हमको एंडोथेलियल इंजरी चाहिए था, तो हम एंडोथेलियल इंजरी करेंगे पहले। तो इट हैज़ बीन नोन फॉर मेनी ईयर्स, इनिशियल ट्रिगरिंग इवेंट इज एंडोथेलियल इंजरी। एंडोथेलियल इंजरी फर्स्ट हो गया। उससे इंजरी किस वजह से हो सकता है, मैकेनिकल ट्रॉमा, हीमोडायनेमिक फोर्सेस, इम्यूनोलॉजिकल एंड केमिकल मैकेनिज्म, metabolic agent as chronic dyslipidemia, homocysteine, circulating toxin of systemic infections, viruses, hypoxia, radiation, कार्बन मोनोऑक्साइड, टोबैको प्रोडक्ट्स। ये सारी हमने कहाँ पढ़ा था, मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल एंड एमर्जिंग रिस्क फैक्टर्स। वहीं से थोड़ी सी चीज़ें ला के यहाँ पे टपक दो, ठीक है। और मेजर एंडोथेलियल इंजरी कौन कॉज करता है, हीमोडायनेमिक स्ट्रेस, दैट इज फ्रॉम हाइपरटेंशन, अनदर इज क्रोनिक डिसलिपिडेमिया।
हमको हाइपरटेंशन चाहिए, हमको पेशेंट हाइपरटेंशन चाहिए और उसको क्रोनिक डिस्लिपिडेमिया होना चाहिए, तभी एथेरोस्क्लेरोसिस होने के फुल चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट इंटीमल स्मूथ मसल सेल प्रोलिफरेशन। अब हमको एंडोथेलियल इंजरी करा दिया और अब हमको उस इंजरी को भरने के लिए स्मूथ मसल सेल को प्रोलिफरेट करना होगा, क्योंकि अंदर अब लिपिड जाके बैठ चुका है, हमको ऊपर भी तो कवर करना है ना उसको। उसके लिए हमको अब क्या रुको, पहले इंजरी हो गया तो सब एंडोथेलियल एक्सपोज हो गया। एंडोथेलियल इंजरी कॉजेस अधेरेंस, अग्रीगेशन एंड प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन साइट टू द एक्सपोज्ड सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू एंड इन्फिल्ट्रेशन बाय इन्फ्लेमेटरी सेल्स। आपको पता है ना, प्लेटलेट अग्रीगेशन, प्लेटलेट अग्रीगेशन, प्लेटलेट अधेरेंस एंड प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। चलो नेक्स्ट है फिर क्या है, साइटोकाइन चाहिए। अब क्या हो गया, इंजरी हो गया और हमने उधर प्लेटलेट एग्रीगेशन करा दिया। अब एंडोथेलियल उधर मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस से हमको साइटोकाइन्स रिलीज करना है, दैट इज इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा रिलीज फ्रॉम मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस एंड बाय एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स एट द साइट ऑफ एंडोथेलियल इंजरी। ये साइटोकाइन्स क्या करता है, साइटोकाइन्स लीड टू लोकल सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर कौन कौन से, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स विच स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन एंड माइग्रेशन ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स। तो क्या हो गया, ये मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस साइटोकाइन्स रिलीज कर दिए। वो साइटोकाइन्स क्या है, कौन कौन से है, इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा क्या किया, वो साइटोकाइन्स लोकल सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स करा दिया। वो ग्रोथ फैक्टर कौन कौन से थे, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, नेक्स्ट है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, अब थोड़ा ये टाइम पॉज करके ये थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं अभी जो बोला नहीं तो वो सुनिए, नहीं तो आप खुद पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे। तो हमको क्या क्या चाहिए था, एंडोथेलियल इंजरी हो गया, नेक्स्ट इंटीमल स्मूथ मसल सेल प्रोलिफरेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्मूथ मसल साइटोकाइन्स लाइक ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा, इंटरफेरॉन गामा आर रिलीज्ड। These are released from produced by the activated T lymphocyte which within lessons regulate the synthesis of collagen by smooth muscle cells. Next, smooth muscle cell proliferation also facilitate the biomolecules such as nitric oxide and endothelium. Nitric oxide causes vasodilation, endothelium causes vasoconstriction released from the endothelial cells. Intimal proliferation of smooth muscle cell is accompanied by the synthesis of matrix proteins like collagen, elastin, elastic fiber, proteins and proteoglycan. नेक्स्ट, रोल ऑफ इन्फ्लामेशन। अब इंजरी हो गया और स्मूथ मसल सेल प्रोलिफरेशन हो गया, अब इन्फ्लामेशन करेंगे। ठीक है, फॉलोइंग द एंडोथेलियल इंजरी देयर इज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बाय मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स, चीफली द टी सेल्स। लिम्फोसाइट्स में टी सेल्स आएंगे, मोनोसाइट प्लाज्मा लिपिड ऑक्सीडाइज होगा। प्लाज्मा लिपिड जब इंटीमा के अंदर आएगा तब वो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडाइज एलडीएल क्या कराता है, ये अट्रैक्ट एंड प्रोलिफरेट, इमोबिलाइज एंड एक्टिवेट द मोनोसाइट। ठीक है, ये मोनोसाइट को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से ये एलडीएल ना मोनोसाइट के अंदर चला जाता है। तो लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस इज नोन एज फोम सेल्स। ठीक है, मोनोसाइट के अंदर ये ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल बैठ गया और बन गया फोम सेल्स। नेक्स्ट, फॉर एंडोथेलियम ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल इज साइटोटॉक्सिक। ठीक है, फोम सेल मोनोसाइट्स को अट्रैक्ट एंड प्रोलिफरेट कर देगा और एंडोथेलियम को साइटोटॉक्सिक है। डेथ ऑफ दिस फोम सेल्स बाय अपोप्टोसिस रिलीजेस लिपिड टू फॉर्म लिपिड कोर ऑफ द प्लाक। ठीक है, मैं अभी एक आगे डायग्राम दिखाऊंगा और लिपिड कोर क्या है वो वहाँ पे आपको समझ आएगा। नेक्स्ट, रोल ऑफ डिसलिपिडेमिया। डिसलिपिडेमिया मतलब इंक्रीज इन एलडीएल, डिक्रीज इन एचडीएल। As stated early, chronic dyslipidemia is itself initiate endothelial injury and dysfunction and causes permeability. In particular, hypercholesterolemia, which increase serum concentration of LDL and promotes formation of the foam cells, while high serum concentration of HDL has anti-atherogenic effect. हमको पता है ना, फीमेल्स में एस्ट्रोजन और HDL, हाई एस्ट्रोजन एंड हाई HDL causes anti-atherogenic effect. That's why atherosclerosis is less common in females but more common in males. ठीक है, नेक्स्ट, अभी तक हमने देखा कि पहले एंडोथेलियल इंजरी हो गया, फिर बाद में स्मूथ मसल सेल प्रोलिफरेशन हो गया, फिर बाद में रोल ऑफ इन्फ्लेमेशन हो गया, फिर बाद में डिसलिपिडेमिया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें एक साथ होती है। ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस में होती है, तब जाके एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। तो वो सीक्वेंस ये है, तो आप पढ़ सकते हो। पहले स्टेप 1 एंडोथेलियल डिसफंक्शन बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, टॉक्सिस इन सिगरेट स्मोकिंग, हीमोडायनेमिक स्ट्रेस एंड इंक्रीज इन एलडीएल लेवल।
तो ये वही है, मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल एमर्जिंग रिस्क फैक्टर्स की वजह से एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो गया। उसके बाद होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इज बाय मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट, cell adhesion molecules like selectins, intercellular cell adhesion molecules and vascular cell adhesion molecules are formed. उसके बाद माइग्रेशन थ्रू इंटिमा, कीमोअट्रैक्टेंट MCP1। कीमोअट्रैक्टेंट ये मोनोसाइट ब्लड वेसल में से सब एंडोथेलियल स्पेस में चला जाएगा मोनोसाइट, तब क्योंकि उधर क्या है, ऑक्सीडाइज्ड LDL है जो कीमो अट्रैक्टेंट प्रोलिफरेट, इमोबिलाइज एंड एक्टिवेट द मोनोसाइट। ठीक है, तब जाके मोनोसाइट के अंदर ऑक्सीडाइज्ड LDL बैठ जाएगा और मोनोसाइट फोम सेल में बदल जाएगा। नेक्स्ट, फोम सेल फॉर्मेशन, स्कैवेंजर रिसेप्टर ऑफ MCSF। नेक्स्ट, टी लिम्फोसाइट एक्टिवेशन, रिलीज ऑफ साइटोकाइन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर कौन कौन से थे? प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर टी लिम्फोसाइट रिलीज करता है। ठीक है, और उसके साथ साथ साइटोकाइन्स लाइक ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा और नेक्स्ट इंटरफेरॉन गामा, ये सारी चीज़ें भी टी लिम्फोसाइट रिलीज करता है। नेक्स्ट, प्रोलिफरेशन एंड माइग्रेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल। अब स्मूथ मसल हम उसको कवर करेंगे, कवर किससे होगा? स्मूथ मसल सेल प्रोलिफरेशन से। प्रोलिफरेशन एंड माइग्रेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल एंड इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तब जाके अथिरोमा फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब डायग्राम्स देखेंगे, बहुत सारे डायग्राम्स रखा हूँ मैं। तो पहले एंडोथेलियल इंजरी आप देख सकते हो, एंडोथेलियम, सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, फिर बाद में इंटरनल इलास्टिक लमाइना, फिर बाद में ट्यूनिका मीडिया। तो मैंने अभी पहले ही डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले एंडोथेलियल इंजरी, फिर बाद में सब एंडोथेलियल कोलेजन टिश्यू एक्सपोज हो जाएगा, उसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट अडेशन एंड प्लेटलेट रिएक्शन होगा। ठीक है, तो उसके सब थोड़ा नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू में लिपिड आके बैठ जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पे प्लेटलेट देख सकते हो, ब्लड मैक्रोफेज एक्सोसाइटोसिस हो जाए, ये हो गया ना, बाहर आ जाएगा। फोम सेल मतलब मोनोसाइट के अंदर ऑक्सीडाइज LDL बैठ जाएगा, उसकी वजह से लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस आर नोन एज फोम सेल्स। फिर बाद में इंटिमल स्मूथ मसल सेल्स। टोटली लिपिड कितने सेल्स में जाएगा? एक है स्मूथ मसल सेल, दूसरा है लिम्फोसाइट, तीसरा है मोनोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट्स भी दिखाई देंगे, फिर बाद में लिपिड ड्रॉपलेट्स इन द मैक्रोफेजेस और प्रोलिफरेशन इंटिमल स्मूथ मसल सेल्स और फोम सेल्स, कुछ नहीं है, इंटिमल स्मूथ मसल सेल प्रोलिफरेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट, यहाँ पे ये लूमेन कैसे ऑक्लूड हो रहा है वो देख सकते हो। पहले यहाँ पे इंटिमा वही है, पूरा मैंने बता दिया। फिर पहले फोम सेल्स, फिर बाद में यहाँ पे कोर फॉर्मेशन हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट भी दिखाई देंगे। नेक्रोसिस, अंदर सेंट्रल नेक्रोसिस भी होगा ना। नेक्रोसिस किसका होगा यार? कनेक्टिव टिश्यू का भी हो जाएगा और मैक्रोफेजेस भी मर जाएंगे ना, उसके वजह से फोम कोलेस्ट्रॉल रह जाएगा अंदर, लिपिड पूल। फिर ये तीसरा है, कैल्सिफिकेशन होगा लास्ट में, कैल्सिफिकेशन। ठीक है, ये ग्रॉस में कैसा दिखाई देगा? यहाँ पे ऊपर की तरफ अल्सर है, फिर बाद में अथिरोमेटस प्लॉक एंड नैरोड वैस्कुलर लुमेन, और ये थोड़े छोटे होल देख रहे हो ना, ये होल क्या करते हैं, वहाँ पे एक नया आर्टरी फॉर्म होने की कोशिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आस्क्ड इन नीट PG क्वेश्चन है। सीक्वेंस से याद करिए इनको। मेजर साइट्स ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस 1 2 3 4 5 जैसा है वैसा याद करिए। फर्स्ट 1 अब्डोमिनल अयोर्टा एंड द इलियाक आर्टरीज। नेक्स्ट 2 सीधा हार्ट के पास जाइए। नेक्स्ट इज इंटरनल कैरोटिड एंड सेरेब्रल आर्टरी। 3 इज थोरेसिक आर्टरी। 4th इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। 5th इज सेरेब्रल आर्टरीज। ठीक है, तो पहले अब्डोमिनल अयोर्टा, फिर बाद में हार्ट के पास इंटरनल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड एंड सेरेब्रल आर्टरी, फिर बाद में थोरैक्स में आ जाइए, थोरैकिक अयोर्टा, फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, फिर बाद में सेरेब्रल आर्टरीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, symptomatic atherosclerosis disease causes aneurysm and thromboembolism, myocardial infarction and ischemic heart disease in the heart and brain में infarct, chronic ischemia, small intestine में ischemic bowel disease and infection, lower extremity में gangrene and claudiation। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा देख लीजिए। इसमें क्या देख सकते हो, यहाँ पे लार्ज एंड मीडियम साइज आर्टरीज का ऑक्लूजन हो चुका है, उसकी वजह से ब्लड ऑर्गन्स तक ठीक से पहुँच नहीं पा रहा है, उसकी वजह से उस ऑर्गन का नेक्रोसिस या इस्चीमिया हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अथिरोमेटस प्लाक। यहाँ पे 6 स्टेजेस है, टाइप 1 to टाइप 6। पहले इनिशियल एंड फैटी डॉट लेसिन,
फिर बाद में फैटी स्ट्रिक्स, फिर बाद में इंटरमीडिएट लेसिन, फोर्थ में अथीरोमा लेसिन, फिफ्थ में फाइब्रो अथीरोमा और मेच्योर अथीरोस्क्लेरोसिस, सिक्स्थ में कॉम्प्लिकेटेड लेसिन। तो ये चीज़ आपको एग्जाम में लिखनी चाहिए, ठीक है। फैटी डॉट, फैटी स्ट्रिक्स, फिर बाद में अथीरोमा, फाइब्रो अथीरोमा एंड स्क्लेरोसिस होगा, फिर बाद में कॉम्प्लिकेटेड लेसिन, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फुल्ली डेवलप्ड अथीरोमा दिखाई दे सकते हैं। इनर कोर में नेक्रोसिस हो चुका है, ठीक है। फिर एट लास्ट में कैल्सिफिकेशन होगा, ठीक है। तो और फोम सेल्स क्या है, लिपिड लाइडन मैक्रोफेजेस, और डिस्ट्रप्टेड इंटरनल इलास्टिक लमाइना एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द स्मूथ मसल सेल प्रोलिफरेट होकर क्या कर देगा, फाइब्रस कैप बना देगा, ठीक है। नीचे और हम देख सकते हैं लिम्फोसाइट्स है, प्लाज्मा सेल्स है, एक्स्ट्रासेलुलर लिपिड पूल एंड कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट्स भी है, नेक्रोटिक डेब्रिस, थिन मीडिया क्यों है, क्योंकि वो कंप्रेस हो चुका है। नेक्स्ट एडवेंटिशिया लास्ट में, ठीक है। तो पूरा स्ट्रक्चर याद रखिए। तो एक और डायग्राम है, तो ये डायग्राम आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो, ये थोड़ा इजी डायग्राम है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो नेक्रोटिक सेंटर विच कंटेन सेल डेब्रिस, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स एंड फोम सेल्स सेपरेट से कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स। नेक्स्ट फाइब्रस कैप में स्मूथ मसल सेल, मैक्रोफेजेस एंड फोम सेल्स, लिम्फोसाइट, कोलेजिन, एलास्टिन एंड प्रोटियोग्लाइकन्स एंड मीडिया, यह सेंटर में थिन मीडिया है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप एग्जाम में ड्रॉ कीजिए, ये बहुत इजी डायग्राम है। तो गाइस, वीडियो बनाते बनाते मेरा पूरा फट चुका है गाइस। तो ये है ईटोपैथोजेनेसिस ऑफ अथीरोस्क्लेरोसिस। मैंने अपनी पूरी जान लगा दिया है वीडियो में, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना हो सके उतना करना, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।